तो स्टूडेंट्स, आज अपन ऑप्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो अभी आप समझोगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर डेंसर मीडियम से कोई रेयर मीडियम की बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होकर क्या होने लग जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, और दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए अपने को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले ये समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल उसी कंडीशन में होगा जब रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की बाउंड्री पर इंटर होगी। अगर इसका उल्टा ले लें अपन कि रेयर से और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में किसी रे को इन कराएं तो वी विल नेवर गेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट कि रे मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। सेकंड जो है कि हर रे जो इंसिडेंट हो रही है वो टीआईआर नहीं लेगी, कुछ पर्टिकुलर रेज ही क्या होंगी, टीआईआर लेंगी, और उसके लिए कंडीशन होगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एक पर्टिकुलर एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी क्या होगा, टीआईआर होगा। अदरवाइज क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए मैंने एक तो ये डेंसर मीडियम ले रखा है और एक ये रेयर मीडियम ले रखा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेस को। इंटरफेस किसको बोलते हैं अपन, कॉमन बाउंड्री को, जो दो मीडियम के बीच की कॉमन बाउंड्री होती है। तो मैं यहाँ पर एक रे इंसिडेंट करा रहा हूँ डेंसर मीडियम से, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये नॉर्मल है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर ये किससे छोटा है, आई से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि ये पार्शियल हो रहा है, दोनों पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं और बढ़ाते बढ़ाते मैंने कितना कर दिया, इसको एक इतनी वैल्यू कर दी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इट मींस ये जो इंटरफेस है उसके पैरेलल चली गई, उसके साथ साथ चली गई, ना ये रेयर मीडियम में इंटर कर रही है और ना ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो एंगल की वैल्यू अचीव हुई है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर हो जाता है, अगर आई की वैल्यू सी से ज्यादा हो जाती है, तो जो रेज इंसिडेंट हो रही है, रे इंसिडेंट हो रही है, उसका कोई भी पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, वो क्या कर जाएगा, इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और म्यू आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम है, और म्यू ड्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मींस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब अगर अपन क्रिटिकल एंगल के लिए डेरिवेशन निकालेंगे तो अपन ने यहाँ पर ये वाली कंडीशन ले रखी है, अपन ने क्या अप्लाई कर दिया, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, और स्नेल्स लॉ क्या हो रहा है कि म्यू डी क्या होता है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो ये म्यू डी अपन इस मीडियम से इंटर कर रहे हैं, साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर कर दिया। अब अगर आई इक्वल टू सी कर दूं तो आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री, तो इट बिकम्स म्यू डी साइन सी इक्वल टू म्यू आर साइन 90। अब इस म्यू आर को मैं इधर ले गया तो ये म्यू डी अपॉन म्यू आर साइन सी इक्वल टू साइन 90 कितना होता है, 1। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर म्यू डी साइन सी इक्वल टू 1, या साइन सी का के इक्वल है 1 अपॉन आर म्यू डी के। तो आपको ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी पेयर ऑफ द मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने 4 एयर ग्लास इंटरफेस लिया, तो म्यू ए जी रेयर से डेंसर वाला जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2। तो साइन सी का इक्वल हो गया 1/3/2 और 2/3। तो साइन सी का इक्वल है 2/3 के, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 और दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अभी अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था और अपन ने ऑप्टिकल फाइबर समझा था,
अब अपन यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे अपने को कंसेप्ट अप्लाई करना है, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करा के बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन इज दैट कि एक प्रिज्म रखी हुई है और वो काय में डिपे, वाटर में डिपे, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उसने कितना है वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3। ये एयर है, यहाँ से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एक रे। अब वो कह रहा है कि थीटा की किस कंडीशन के लिए ये रे जो है वो BC से बाहर निकलेगी। तो अब अपन इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो ये जो है ग्लास और वाटर का जो इंटरफेस है उसके पैरेलल चल जाएगी रे, और इसका मतलब है BC की लिमिटिंग कंडीशन पर आ गई, C से पास हो रही है। लेकिन अगर I को मैं किससे ग्रेटर कर दूं, C से ग्रेटर कर दूं, और अगर मैं C से ग्रेटर कर देता हूं तो यहाँ पर TIR हो जाएगा, और TIR हो गया तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये BC से बाहर निकलेगी। अब किस तरीके से बाहर निकलेगी ये मैंने रे डायग्राम में शो कर दिया। अब अगर मेरे को कंडीशन निकालनी है तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर द रे टू रीच सरफेस BC, तो ये जो I है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, क्योंकि अगर ये I C के इक्वल है तो भी ये C से निकल रही है, और अगर I इज ग्रेटर देन C है तो भी ये BC से निकल रही है। तो फिर मेरे पास कंडीशन आ गई I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का इक्वल है थीटा के इक्वल है। तो एज सच जो मेरे पास I है वो थीटा के इक्वल है, तो थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C हो गया। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, साइन C, और साइन थीटा का इक्वल हो गया 1/sin C। अभी अपन ने देखा था 1/r म्यू d होता है। R किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रेयर मीडियम का, और D किसका होता है, डेंसर मीडियम का। तो रेयर मीडियम कौन सा है, वाटर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, W म्यू जी लिख दिया। और W म्यू जी को क्या लिख सकते हैं अपन, A म्यू जी अपॉन A म्यू W, तो ये A म्यू W क्या हो गया, ऊपर आ गया। एज सच साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, A म्यू W। A म्यू W कितना है 4/3, और A म्यू जी कितना है 3/2। तो जो साइन थीटा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, 8/9 हो गया। अब अपन एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, दैट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है कि जब आप पानी में एक बल्ब को ग्लो करते हो, ऑन करते हो, तो जो सरफेस होता है उस सरफेस पर एक सर्कुलर एक जो है चमकीला सा ब्रिलियंस सर्कल नजर आता है, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको यह बताया कि ये बल्ब है, ये इंटरफेस है किसका, एयर वाटर सरफेस का इंटरफेस है। अब अगर यहाँ पे कोई रे यहाँ से चल रही है और वो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले रखा है मैंने, अगर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो वो रे क्या कर जाएगी, बाहर चल जाएगी। लेकिन अगर अब मैं कोई इस राइट साइड में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो ये अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, और अगर ये C के इक्वल हो गया तो ये रे क्या आएगी, पैरेलल चल जाएगी, इंटरफेस के पैरेलल चल जाएगी। और अगर इसके बाद अगर कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूँ तो उस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया। तो जब एक क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा तो फिर ये रे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को एक रेडियस मान के एक सर्कल इमेजिन कर लूं, तो जितनी भी रेज हो रही हैं वो इस सर्कल के थ्रू बाहर निकल रही हैं, और इसके बाद वाली क्या ले रही है, TIR ले रही हैं। तो अपने को ये जो सर्कल है वो अपने को इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा या वो चमकता हुआ सा दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अब अपन इस इधर देखते हैं, मैंने इस डायग्राम को रीस्केच किया है। मैंने बल्ब लिया है और ये एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया है A, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का इक्वल हो गया, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। अब ये रेडियस हो गई सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस की, तो मैंने यहाँ पर एक तो अप्लाई कर दिया, साइन C का इक्वल होता है 1/r म्यू d। r म्यू d मीन्स जो है रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखना है, वो एयर है,
और डेंसर मीडियम का कितना है, वाटर। तो ये साइन सी का इक्वल है 1/a/μ/w के। दूसरी इक्वेशन में ले रहा हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल से, इसमें अगर साइन सी देख रहा हूँ तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का इक्वल है √r² प्लस h² के। तो जो साइन सी है दैट इज इक्वल टू इक्वल है r/√r² प्लस h²। इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, और जब मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो r इक्वल टू √r² प्लस h² का इक्वल है 1/a/μ/w के। दोनों साइड का स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो r² a/μ/w का स्क्वायर का इक्वल है r² प्लस h² के। इस टर्म को मैं इधर ले गया तो ये r² कॉमन आ गया, a/μ/w का स्क्वायर -1 इक्वल टू h²। एज सच जो h है वो r/√a/μ/w का स्क्वायर -1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको ये लर्न रखना है एग्जाम में, क्योंकि आपको सब क्वेश्चन टाइम फ्रेम में सोल्व करने हैं। अब अपन एक और एग्जांपल ले रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ पर अपने एक ग्लास स्लेब ले रखी है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1, और इस ग्लास स्लेब को वाटर में पुट कर रखा है और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2 और n1 इज ग्रेटर देन n2 है। तो जब n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई रे इन कर जाएगी तो इस सरफेस पर वो क्या कर सकती है, TIR ले सकती है, और अगर TIR ले लेगी तो वो CD से बाहर निकलेगी। तो वो इसके लिए अपने से पूछ रहा है कि अल्फा मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम एंगल क्या ले सकते हैं अपन, ताकि जो रे है वो CD से पास हो। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया कि ये अल्फा है, अगर इसको अपन R सपोज कर लेते हैं और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। तो अगर CD सरफेस से पास करना है तो I या तो क्या होना चाहिए, I जो है वो ग्रेटर देन C या इक्वल टू C होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन ले ली है और I की वैल्यू को क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर I मिनिमम ले लिया है, और I मिनिमम का के इक्वल है, C के इक्वल है क्रिटिकल एंगल के, क्योंकि ये इंटरफेस के क्या चली गई, पैरेलल चली गई। तो जब मैं इसको मिनिमम कर रहा हूँ तो ये r मैक्स हो गया, और ये r मैक्स हो गया तो ये अल्फा मैक्स हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली। तो ये जो इंटरफेस 2 है, एक इंटरफेस मैंने इसको माना है और एक इंटरफेस इसको सपोज किया है। तो जब इंटरफेस 2 पर मैं कंडीशन ले रहा हूँ वो n1 साइन सी का के इक्वल है n2 साइन 90 के, एज सच साइन सी का के इक्वल है n2 के, या साइन सी का के इक्वल है n2 माइनस n1 के, या सी का के इक्वल है साइन इनवर्स n2 अपॉन n1 के। तो मेरे को यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई। अब मैंने साइन इनवर्स की टर्म में क्यों लिखा है इसको, क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें एंगल को साइन इनवर्स की टर्म में दे रखा है। क्लियर है इतनी बात, अदरवाइज अपन इसको कोस की टर्म में भी चेंज कर सकते थे। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा मैंने देखा कि जो I मिनिमम प्लस R मैक्स है वो 90 के इक्वल है, तो जो R मैक्स है वो 90 माइनस C के इक्वल है। तो अब मैं इस इंटरफेस पर रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, और इस इंटरफेस पर रिफ्लेक्शन लेने के लिए n2 साइन अल्फा मैक्स का के इक्वल है n1 R मैक्स के, लेकिन R मैक्स का के इक्वल है 90 माइनस C के, तो n1 90 माइनस C रख दिया, और 90 माइनस C का के इक्वल है साइन 90 माइनस C का के इक्वल हो गया कोस C के। एज सच मेरे पास साइन अल्फा मैक्स का के इक्वल आ गया n1 अपॉन n2 कोस C, और C की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी है, C का के इक्वल है साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जो साइन अल्फा मैक्स है दैट इज n1 अपॉन n2 कोस साइन इनवर्स n2 अपॉन n1 हो गया। और अगर अल्फा मैक्स की वैल्यू बात करेगा तो ये भी इस साइड ले लेंगे अपन, और इट बिकम्स साइन इनवर्स n1 अपॉन n2 कोस साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हो कि ऑप्टिकल फाइबर की जो वर्किंग है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो आज अपन यहाँ पर फाइबर की वर्किंग को समझेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग को समझेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। तो उससे पहले अपने को थोड़ा सा ये आइडिया लेना है कि ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे।
तो ऑप्टिकल फाइबर में एक इनर पार्ट होता है जिसको अपन कोर बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है ऑप्टिकल फाइबर, और इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्लेडिंग बोलते हैं। तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, और बिकॉज ऑफ दैट जब ये कोर और क्लेडिंग का इंटरफेस है उस पर क्या लेगा, ये TIR लेगा। तो इसके TIR अगर ये लेता है यहाँ पे, तो कोई भी रे जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ेगी इन सच ए वे, ये क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी। अब यहाँ पर अपने को ये तो पता चली गया कि इस सरफेस पे अपने को TIR लेना है। सो जो μ2 है वो किससे ग्रेटर होना जरूरी है, μ2 इज ग्रेटर देन μ3 होना जरूरी है। अब जो दूसरी बात हो रही है कि जब अपन रे को यहाँ से इंटर करा रहे हैं तो ये कोर का एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले रखा है अपन ने, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर रे जो इंसिडेंट हो रही है वो कोर के अंदर इन करने के बाद यहाँ पर TIR ले रही है। उसके लिए अपनी कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम एंगल होता है, तो उस मैक्सिमम एंगल से जो कम एंगल पर इंसिडेंट होती हैं वो यहाँ पर क्या लेंगी, TIR लेंगी। और अगर यहाँ पर TIR नहीं ले पा रही है कोई रे, तो वो क्या कर जाएगी, लीक कर जाएगी, क्लेडिंग में इन कर जाएगी और लॉस ऑफ सिग्नल हो जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए कि यहाँ पर जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, दोज रेज कैन बी enter into core such that it will take TIR at core cladding interface। तो ये जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, और जो साइन थीटा होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहाँ पर दो बातें समझनी है कि ये जो है कोई भी थीटा जो होगा वो थीटा मैक्स से छोटा होना चाहिए या इक्वल होगा, तभी क्या होगा, जो कोर क्लेडिंग का इंटरफेस है वहां से रे TIR लेगी, और अगर थीटा की वैल्यू इसको क्रॉस कर गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्नल क्लेडिंग में इंटर कर जाएगा TIR लेने की जगह, और क्लेडिंग में इंटर कर गया तो फिर ये लॉस ऑफ सिग्नल हो जाएगा। तो अपने को इसको कैलकुलेट करना है कि जो है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है या न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर TIR होना है तो यहाँ पर अल्फा की कंडीशन क्या होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इन दोनों पेयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसके या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो। अब अगर मैं अल्फा मिनिमम देख रहा हूँ तो वो C के इक्वल है। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू मिनिमम रखता हूँ तो ये R की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, मैंने देखा कि R प्लस अल्फा का इक्वल है 90 डिग्री के, तो R का इक्वल है 90 माइनस अल्फा के। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा मिनिमम पुट कर देता हूँ तो फिर ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब R की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और इस तरीके से अपने को क्या पता चल जाएगा, जो है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस पता चल जाएगा या थीटा मैक्स पता चल जाएगा। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई कि R मैक्स का इक्वल होना चाहिए 90 माइनस C के, और दूसरी इक्वेशन मैंने क्या लिए, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन ले रहा हूं मैं एयर और कोर के इंटरफेस पे यहाँ पर, उसके लिए मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, दैट इज μ1 sin थीटा इक्वल टू μ2 sin r। तो दिस इज μ1 sin थीटा मैक्स इक्वल टू μ2 sin, यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, r मैक्स पुट करूंगा, और r मैक्स की वैल्यू क्या है 90 माइनस C। तो मैंने r मैक्स को क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 90 माइनस C पुट कर दिया, और sin 90 माइनस C क्या होता है cos C। तो एज सच साइन थीटा मैक्स का इक्वल हो गया μ2 अपॉन μ1 cos C के। अब cos C को क्या पुट कर दिया मैंने, √1 माइनस साइन स्क्वायर C, और जो साइन स्क्वायर C 1 माइनस साइन स्क्वायर C। लेकिन अपन ने जब यहाँ पे पढ़ा था कि जो साइन C होता है वो काय के इक्वल होता है 1 अपॉन r म्यू d के इक्वल होता है। तो r तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रेयर मीडियम का, और d किसका है, डेंसर मीडियम का। तो रेयर मीडियम क्या है यहाँ पे μ3, और डेंसर मीडियम क्या है μ2। तो यहाँ पे जो साइन C है उसकी वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं अपन, 1 अपॉन 3 μ2। तो मैंने यहाँ पर साइन C की जगह 1 अपॉन 3 μ2 पुट कर दिया, सो इट बिकम्स 1 अपॉन 3 μ2 का स्क्वायर। और अब मैंने इसको μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू √1 माइनस 3 μ2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन है।
और ये जो 3 म्यू 2 है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो इसको मैंने म्यू 2 अपॉन म्यू 3, तो मैंने इसको म्यू 2 अपॉन म्यू 3 पुट किया तो म्यू 3 ऊपर आ गया, और अब मैंने इसको एलसीएम ले लिया तो इट इज म्यू 2 का स्क्वायर माइनस म्यू 3 का स्क्वायर, और ये जो म्यू 2 का स्क्वायर है वो इस म्यू 2 से कैंसिल हो गया, तो जो रिलेशन आ गया साइन थीटा में x इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 रूट म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 3 स्क्वायर। ये जो साइन थीटा में x है इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर, और ये जो थीटा में x है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये जो थीटा में x की वैल्यू आ रही है दैट इज साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू 1 रूट म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 3 स्क्वायर। ऐसा जो थीटा होना चाहिए वो थीटा में x से या तो इक्वल हो या उससे स्मॉल हो, तो वही रे क्या करेंगी, इंटर करेंगी। और मैंने यहाँ पर इसको म्यू 1 को अंदर ले गया तो ये 1 म्यू 2 हो गया और दिस बिकम्स 1 म्यू 3। तो ये अपने पास एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया और यह न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया। अब यहाँ पर अपन एक टर्म पढ़ेंगे बेटा कि एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है। तो अगर अपन इसको 3D में इमेज करें तो थीटा में x इधर भी आ रहा है और थीटा में x इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पर एक कोण अपन ने इमेजिन किया, तो इसके अंदर से जो रे इंटर कर रही हैं वही क्या करेंगी, यहाँ पर आकर TIR लेंगी, और अगर इसके बाहर से कोई भी रे अगर इन कर रही है तो वो क्लेडिंग के सरफेस से क्या करेंगी, यहाँ से क्लेडिंग में इन कर जाएंगी और लॉस ऑफ सिग्नल क्रिएट करेंगी। तो ये जो कोण है इसको अपन एक्सेप्टेंस कोण के नाम से जानते हैं।